नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्रवाई पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं मनोज वर्मा। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्रवाई की सुर्खियों पर। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। वैक्सीनेशन, अर्थव्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन सहित कई बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, कोरोना काल के बावजूद कई मोर्चों पर तेजी से हो रहा है विकास। पार्टियों में परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आपातकाल, सिखों के नरसंहार, जातिवाद, कश्मीरियों के पलायन जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया। पार्टी पर शहरी नक्सलियों ने शिकंजे में होने का भी आरोप लगाया। दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जारी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी का मुद्दा उठा। सरकार ने जताया भरोसा, कमी पूरी करने के लिए तेजी से हो रहा है काम। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम को दोनों सदनों से मिली बधाई। वेस्टइंडीज में खेले गए टूर्नामेंट में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार 19 विश्व विजेता बना भारत। सदन दिन भर में पहले खबरें राज्यसभा में हुई आज की कार्रवाई से। बजट सत्र की शुरुआत में हुए राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा सोमवार को पूरी हो गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कई बिंदुओं पर बात रखी। देश का भविष्य, कोरोना से भारत के संघर्ष, देश की युवा शक्ति, ढांचागत विकास, स्टार्टअप, खेल, कृषि, एमएसएमई क्षेत्र, रोजगार सृजन, पीएलआई योजना, महंगाई, राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद, विपक्ष की राजनीति जैसे विषय और कांग्रेस पर उनके प्रहार जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। अपने जवाब की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जो कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है, दरअसल उसका कोई असर नहीं हो रहा है। देश को यह ध्यान देना है कि अगले 25 साल में भारत कैसे आगे बढ़े। देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे, उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी, उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है, जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया, तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की। 80 करोड़
से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया, उसमें से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए, उसको निश्चित किया। ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था, मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में। एमएसएमई सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता।
अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में आज आम बजट 2022-23 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सदस्य पी चिदम्बरम ने बजट को दिशा विहीन बताया और सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने एनडीए सरकार को कैसे परिभाषित किया, ये सुनते हैं। I am a member of the Tukde gang, which is the Hindi version of the word disruption. I'm not worried because in this honorable parliament a question was asked, who are the members of the Tukde gang? And the honorable minister said, we have no data available on the Tukde gang. There is no data available on the Tukde gang. There is no data available on oxygen shortage deaths. There is no data available on the bodies flowing on the rivers. There is no data available on how many migrants walked back to their homes. Yes. There's no data available on doubling farmers' income, which should have been done in 2022. Yes. This is a no data available government, otherwise NDA government. भाजपा सांसद अरुण कुमार सिंह ने चिदम्बरम की बातों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को दूरदृष्टि पर आधारित बताया। अरुण सिंह ने यह भी कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। गरीब खुशहाल कैसे रहे, वह स्वस्थ कैसे रहे। देश की आजादी के बाद जिन्होंने 5 दशक से ऊपर राज किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग को स्वच्छ पीने का पानी मिलना चाहिए। आधी बीमारी जो प्रदूषित पानी होती है उसके कारण ही होती है। बड़े बड़े बजट तो आए, लेकिन उस बजट में स्वच्छ पीने का पानी का प्रोविजन ही नहीं किया गया। अगर किया गया तो 1000, 2000, 5000 रुपए ही किया गया। इतना करोड़ से ऊपर उसमें डाला ही नहीं गया। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने अंडरग्राउंड केबल की समस्या को उठाया। वहीं बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने सरकार से वक्फ बोर्ड की जमीन के अतिक्रमण की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान में कश्मीरी सॉलिडेरिटी डे मनाने और उसमें कुछ ऐसी कंपनियों के शामिल होने का मामला उठाया जो भारत में भी अपने उत्पाद बेचती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी से सरकार से गुजारिश की कि ऐसी कंपनियों को माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी कंपनियों को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। Certain companies have been offering this support and posting content on Kashmir Solidarity Day observed by Pakistan. The content they have posted on their platforms calls for freedom for Kashmir. These companies are doing business both in India and Pakistan, yet have posted content in solidarity with Pakistan over Kashmir. Such posts that are challenging the sovereignty of our country should not be acceptable. It is surprising that it has been ignored till now, and also keeping in mind that these companies have been flourishing in India for past many years, yet choosing to take stances that are contentious is unacceptable. Companies must respect the rules and laws of the nation they operate in and should refrain from engaging in political and contentious causes. Therefore, through this House, sir, I urge the government to ensure that the companies apologize unequivocally for these seditious posts and ensure that the companies operating in India do not engage in challenging the sovereignty of our nation. डीएम के सांसद त्रिची शिवा ने भारत से प्रशिक्षित लोगों के पलायन का मामला उठाया। उन्होंने इससे जुड़े कई आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए और सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों को भारत से पलायन करने से रोकना चाहिए।
8,81,254 Indians gave up their citizenship between 2015 and 30th September 2021. Sir, these are not people who include the unskilled labor and all. They are very well skilled personnel like researchers, scientists, doctors, IT professionals and engineers. The reasons found are they are in quest of monetary benefits and access to advanced technology and better standards of research. So, sir, so it becomes very imperative that the government should identify these major sectors, including medicine, engineering and science, from where maximum number of trained professionals migrate. So appropriate steps have to be taken at the earliest. सदन दिन भर में फिलहाल समय एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बारी है लोकसभा में आज हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे गए। फेम 2 योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुराज्य सरकारी सोसाइटी, आकाशवाणी और दूरदर्शन का विकास, मनरेगा के तहत निधियां जारी करना, किसानों के लिए अलग वार्षिक बजट, इलेक्ट्रॉनिक कारों के विनिर्माण से जुड़े सवाल पूछे गए। संबंधित मंत्रियों ने पूछे गए सवालों की जानकारी सदन को दी। इस दौरान वाईएसआरसीपी के एम श्रीनिवासुलु रेड्डी ने सरकार से पूछा कि ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। What are the steps the government of India is taking also? Bar, please brief. Brief, I have this, sir. Sir, taking to accelerate the installation of the stations. पहली बात तो ये अवधारणा ही गलत है कि सरकार ही चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। दुनिया के देशों में अमेरिका है, यूरोप है, जहाँ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पॉपुलर हैं, वहाँ पर इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियाँ ही चार्जिंग स्टेशन लगाती हैं। लेकिन फिर भी आदरणीय मोदी जी की सरकार में हमारे विभाग ने इसके लिए योजना लेके आई, 10,000 करोड़ की फेम 2 योजना लेके आई, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी देने के लिए अलग से मंजूर किए गए हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाने में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की है। लेकिन उस ज़मीन के समस्या का समाधान करने के लिए ही हमने जो भारत की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनसे बातचीत हमारी जारी है, बातचीत हुई है। पूरे देश में उनके 22,000 आउटलेट हैं और अब तक 1536 वो इस तरह के सबस्टेशन अलग से लगा चुकी हैं। उनसे बातचीत जारी है और इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बिल्कुल सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऑयल कंपनियों से बातचीत कर ली गई है और वो बहुत तेज़ी के साथ उसका सर्वे चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये समस्या नहीं रहेगी। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी बजट पर चर्चा जारी रही। आज चर्चा की शुरुआत शिवसेना के धैर्यशील माणे ने की,
माने ने कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का अर्थचक्र बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों के साल भर के आंदोलन के बावजूद कृषि उपज के एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। सुनते हैं बजट 2022-23 पर आज लोकसभा में हुई चर्चा के कुछ खास अंश। घोषणाएं बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां यहां दिखाई दी है। और निश्चित रूप से अच्छे जो यहां काम चल रहे थे उसमें कृषि का आप आकर देखें तो कोरोना की परिस्थिति में इस देश को अगर किसी ने बचा के रखा है तो इस देश के किसानों ने, गरीब आदमी ने, और उसके साथ आरोग्य विभाग ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैडम, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों की एमएसपी जो तय करने की मांग हमेशा से ये किसान करते रहे हैं, इसका कोई भी बजट में उल्लेख नहीं है। मैं आपसे ये मांग करना चाहूँगा कि किसानों को एमएसपी के लिए उसमें प्रावधान किया जाए। No increase in allocation for the agriculture research. We have been talking, Prime Minister has been talking about doubling the farmers' income and also the cost diversification and all these things. Without actually increasing any budget for this agriculture research, how is it going to happen? It's a little bit of a concern. And food subsidy has been reduced by almost 28%. PM Garib Kalyan Anna Yojana, which has done amazing work in the last 2 years during the pandemic. There's no mention of that in this budget, so I believe that it's going to be discontinued soon. So that is a major cause of concern. And allocation for NREGA has been reduced by 25%. Even though in the last 1 year, only 52 days of work has been generated for the 100 days that has been asked, that is the average that has happened. And rural development budget has been cut by 11%. हाँ, वैसे हमारे किसान की दशा अभी काफ़ी दयनीय है और सरकार को इस पर अधिक ध्यान देकर उसके आय दोगुनी करनी है। युवाओं में बेरोजगारी एक समस्या है, उसे भी दूर करने की नीति स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो यह एक खतरे की घंटी है। सभापति महोदय, नीति आयोग और रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़े राज्यों विशेषकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा अति आवश्यक हो गया है। Here I would like to mention on two specific departments. One is education, another is health. The increasing level of cess and surcharge is shrinking the mandated transfers of share tax due to the states. More than 20% of the urban taxes, of the union taxes, are proposed to be collected through levy and cess and surcharges, which is against the spirit of most often quoted word is cooperative federalism. The cess and surcharge is not being shared to the states. It is being distributed by the union government, of course, for the benefit of the people. But I would come to the education cess. This was introduced in 2004 and 5. At that time, even without the cess, the education outlay was 2.3% of the government's total expenditure. भारत में करीब 70 से 80% लोग कृषि व कृषि व्यापार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल के दौरान जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान ने ही, यानी किसानों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। बावजूद इसके आज किसानों के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है। सरकार ने 2015-2016 के बजट में बताया गया था कि किसानों की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी, पर आज बजट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की आय कब और कैसे 2 गुनी होगी। This government talks too much on SCs and STs welfare and upliftments of OBCs. But when you look into the allocations, let us have a look on these numbers. We have about 38 to 40 crores of SC/STs in this country. And look at the budget, what is allocated. It is 12,800 crores, madam. If 12,800 crores is divided by 40 crores, each family is going to get around 330 rupees per year, accounting to around 25 to 30 rupees per month.
what is that we can do with this. And you take the example of Telangana government. Telangana government under my able administration of KCR, we have allocated 33,611 crores, madam, for sub-plan of SCs and STs. सिर्फ हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ध्यान नहीं दे रहे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ नहीं, अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप जान लीजिए कि जन धन के 44 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं। आधार से अब डिजिटल KYC हो जाता है। हम लोग 5G का अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं। USO का 5% दूर दराज गाँव में हम उनको भारत नेट बना रहे हैं। और ये भी एक चमत्कार हुआ है, अकल्पनीय बात एक हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसंबर में 8 लाख करोड़ UPI के द्वारा का ट्रांजैक्शन हुआ। आज आप ठेले वाले के पास चले जाइए, रेड्डी वाले के पास चलाइए, दुकानदार के पास चलाइए और लिखा हुआ है वहाँ UPI, ये मेरा UPI है, आप पैसे दीजिए, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सभापति जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और यहाँ एक और बहुत ही ज़रूरी बात है जिसका ध्यान आकर्षित कराना, अभी तक किसी वक्ता ने इस विषय पे बोला नहीं है, लेकिन हमारी आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में सीमलेस किस प्रकार से भुगतान होगा, पेमेंट होगा, उसके लिए भी इस बजट में जहाँ पहले सिर्फ 585 करोड़ 585 करोड़ दिए गए थे, माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ध्यान दीजिए। जैसे UPI का हम लोगों ने देखा है कि तीव्र गति से UPI बढ़ा 8 लाख करोड़ का हो गया है, उसी प्रकार से अब आप देखिएगा कि सब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हेल्थ के लिए करने हैं उसके लिए भी 4177 करोड़ माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। उसी तरीके का एक डिजिटल हाईवे हेल्थ बिलिंग के लिए, हेल्थ क्लेम्स के लिए भी बनाने के लिए कितनी दूरदर्शी सोच है। तो सदन दिन भर में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।